नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपकी कक्षा 10 की विज्ञान में जो जीव विज्ञान आपकी चल रही है, जिसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट जय प्रक्रम लाइफ प्रोसेस। इसके 2 वीडियो पहले से ही हमने अपलोड कर रखे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, केल्विन चक्र और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक अवस्थाओं के बारे में बताया था। तो आज के वीडियो में हम सभी प्रकाश संश्लेषण का महत्व, उसके बारे में जानेंगे कि प्रकाश संश्लेषण का महत्व हमारे दैनिक जीवन में या लाइफ प्रोसेस में क्या उसकी जरूरत है। और जो भी पिछले वीडियो उन सब की आपके अपने चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर मैथ्स पर एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो विज्ञान में आपका यही जीव विज्ञान कंप्लीट होने के बाद इसके बाद में आपको पर्यावरण, बाकी आपकी रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान हमने पहले से ही कंप्लीट करा रखी है। उन सभी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है आपके अपने चैनल पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो नया देख रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान का भी अध्ययन कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे अंक अर्जित कर सकें। तो चलिए समय को देखते हुए चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो आपका है प्रकाश संश्लेषण का महत्व। देख रहे हैं स्क्रीन पे आप, टॉपिक है आपका प्रकाश संश्लेषण का महत्व। आप प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है, तो जिसमें आप स्क्रीन पे देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट में लिखा है भोज्य पदार्थों का उत्पादन, सेकेंड पॉइंट है आपका ऊर्जा का स्रोत और थर्ड पॉइंट है आपका अंतरिक्ष में यात्रा, और इसके साथ ही साथ वायुमंडल का नियंत्रण, शुद्धिकरण एवं समन्वय। तो जो महत्व देखिए आप जानेंगे कि जय प्रक्रम, इसमें आपको पहले से ही हमने बताया था कि लाइफ प्रोसेस जो भी हमारी दैनिक क्रियाएं हैं उन सभी के बारे में हमें जानना है। आप जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमने बताई थी आपको कि जिसमें सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम तथा मृदा से संचित जल और वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, इन चारों की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस क्रिया को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। अब जो अवस्थाएं थी उसमें आपको हमने बताया था कि किस रंग में प्रकाश संश्लेषण आपका अधिक होगा या प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया अधिक होगी। तो आज जो आपको बताया कि प्रकाश संश्लेषण का एक्चुअली में महत्व है क्या, तो जो अभी टॉपिक बताया हमने कि भोज्य पदार्थों का उत्पादन, तो संपूर्ण पृथ्वी पर जीवन इसी प्रक्रिया पर आधारित है कि भोज्य पदार्थ का जो उत्पादन होता है वो प्रकाश संश्लेषण की सहायता से ही उत्पन्न होता है। कि जो भी हरे पेड़ पौधे हैं उन सभी से हमें खाद्य पदार्थ मिलते हैं, कि किसी ना किसी रूप में हम उन्हीं के ऊपर आश्रित हैं। तो सर्वप्रथम जो फर्स्ट पॉइंट रहा आपका कि भोज्य पदार्थों का उत्पादन, तो इस क्रिया में जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा, जो भी रेडिएशन एनर्जी है, जो सूर्य की विकिरण ऊर्जा, वो आपकी केमिकल ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जो रेडिएशन एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी के रूप में एकत्रित या संचित हो जाती है, जिसे हम भोज्य पदार्थों के रूप में यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, और जो पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव के लिए आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है आपका ऊर्जा का स्रोत। तो सभी जीवों के लिए पादपों द्वारा निर्मित भोजन ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, कि पादपों द्वारा निर्मित भोजन ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है।
और शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा भोजन से ही मिलती है। ये आप सभी जानते हैं कि जो हम दौड़ते हैं, चलते हैं, या हम खड़े खड़े होकर यहाँ आपको बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये सभी एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? भोजन से ही मिलेगी। भोजन कहाँ से मिलेगा? पेड़ पौधों से। अब पेड़ पौधे भोजन तभी देंगे जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न होगी। अब आप देखा है कि कोयला है, डीजल है, पेट्रोल है, आदि ईंधन, ये सभी पुरातन काल में जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की उथल पुथल के कारण भूगर्भ में संचित हो गए थे, वो सभी किसके द्वारा निर्मित है? वो भी पेड़ पौधों के द्वारा ही निर्मित है। अगला पॉइंट बताया था आपको, अंतरिक्ष में यात्रा। तो अंतरिक्ष में यात्रा, जो आज का परिवेश आपका अंतरिक्ष यात्रा के लिए ऑक्सीजन और भोजन दोनों। अब ऑक्सीजन का उत्पादन पता है आप सभी को कि पेड़ पौधों के ही द्वारा होता है, और पेड़ पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन जब ही कर पाएंगे जब प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया संपन्न होगी। तो अंतरिक्ष में यात्रा के लिए ऑक्सीजन और भोजन दोनों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ही संपन्न करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगला पॉइंट जो रहेगा आपका, वो वायुमंडल का शुद्धिकरण। तो वायुमंडल का शुद्धिकरण देखिए कि जब ज्यादा प्रदूषण हो जाता है, जैसे अपने वायुमंडल में O2, CO2, नाइट्रोजन या अन्य जो भी गैसें, एथेन, मीथेन, इन सभी का अनुपात जब गड़बड़ा जाता है, तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जितनी ज्यादा अधिक मात्रा में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में अवेलेबल होगी, उतनी ही अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी, या उतनी ही गति से होगी जितनी वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगी। तो वायुमंडल का शुद्धिकरण भी हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया से ही करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट जो है आपका भोज्य पदार्थों का उत्पादन, जो हमने अभी आपको बताया कि संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वाधिक जीवन इसी प्रक्रिया पर आधारित है। इस क्रिया में ही सूर्य की विकिरण ऊर्जा, जो रेडिएशन एनर्जी होती है, और एक केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा भोज्य पदार्थों के रूप में एकत्रित हो जाती है, जो प्रत्येक जीव के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर जिंदा रहना है तो ऊर्जा तो हमें चाहिए होगी। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा का स्रोत। तो ऊर्जा का स्रोत देखिए, सभी जीवों के लिए पादपों द्वारा निर्मित भोजन ही ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। अब शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा हमें भोजन से ही मिलती है। अब देखिए, जो कोयला है आपका, तेल, डीजल, पेट्रोल, या जो अन्य ईंधन देखते हैं आप, पुरातन काल में भूगर्भ, पृथ्वी के अंदर भूगर्भ में संचित स्रोत हैं, जो पादपों द्वारा प्रतिपादित इसी क्रिया से बने थे। हमने अभी आपको बताया कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की उथल पुथल के कारण जो भी पेड़ पौधे जमीन में धस गए थे, वो सभी क्या बने थे? जीवाश्म ईंधन। और जीवाश्म ईंधन के रूप में हमें कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, या सीधा हम कह सकते हैं जो कच्चा तेल, क्रूड ऑयल हमें मिलता है, ये सभी किससे निर्मित हैं? पेड़ पौधों से। अगला पॉइंट आपका अंतरिक्ष में यात्रा। अब अंतरिक्ष में यात्रा के लिए देखिए, आज का जो मॉडर्न युग है, आधुनिक परिवेश, आज के परिवेश में लिखा है अंतरिक्ष यात्रा के लिए ऑक्सीजन और भोजन दोनों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक आपका अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषम पोषी पोषण, जिसे हम विषम पोषण के भी नाम से जानते हैं, या इसे बोला जाता है विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण जो है आपका, वो स्वपोषी के जस्ट विपरीत है। स्वपोषी पोषण के जस्ट विपरीत। विषम पोषी पोषण में क्या होता है? स्वपोषी में हमने आपको बताया था कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो बोले जाते हैं स्वपोषी,
जिसमें आपको प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा हमने पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब जो आपका विषम पोषी पोषण है, ये स्वपोषी के विपरीत, जो कुछ जीवधारी अपना या अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते। अब जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते उन्हें हम बोलते हैं विषम पोषी। क्या बोलेंगे? विषम पोषी जीव। जैसे हम ही हैं मानव, हम सभी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। और दूसरा कौन है? पेड़ पौधे के ऊपर तो हम सभी निर्भर रहते हैं। अब भोजन के लिए हम स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे जीव विषम पोषी या परपोषी कहलाते हैं। जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहेगा उसे हम विषम पोषी या परपोषी कहलाते हैं या कहेंगे। तो विषम पोषण या विषम पोषी पोषण देख रहे हैं स्क्रीन पे आप, लिखा है कि स्वपोषी के विपरीत कुछ जीवधारी अपने भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं तथा भोजन के लिए अन्य जीवों या स्वपोषियों पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव विषम पोषी या परपोषी कहलाते हैं तथा पोषण की यह प्रक्रिया क्या बोली जाएगी? विषम पोषी पोषण या परपोषी पोषण कहलाती है। इनमें पोषण प्राप्त करने की विधियों में अधिक विविधता, अलग अलग प्रकार की विधियां हैं कि कौन किस प्रकार से भोजन प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत शाकाहारी, आपका मांसाहारी, सर्वाहारी, मृतोपजीवी, ये सभी आते हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और मृतोपजीवी, ये सभी इसके अंतर्गत। तो ये हमने बताया आपको कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सभी विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। अब जो आपका विषम पोषी पोषण है वो 3 प्रकार का होता है। विषम पोषी पोषण 3 प्रकार का, जिसमें आपका नंबर 1 है प्राणी संभोजी, नंबर 2 है परजीवी और लास्ट नंबर है आपका मृतोपजीवी। 3 प्रकार के बताए हमने, कौन कौन से? प्राणी संभोजी, परजीवी और मृतोपजीवी, ये 3 प्रकार का पोषण होता है। प्राणी संभोजी क्या है कि वे जीव जो विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल अवस्था में ग्रहण करते हैं, प्राणी संभोजी पोषण कहलाते हैं या प्राणी संभोजी जीव कहलाते हैं। हमने बताया आपको कि वे जीव जो विभिन्न जटिल भोज्य पदार्थों को ठोस या तरल, दोनों अवस्थाएं हो सकती हैं, ठोस अवस्था भी हो सकती है या तरल अवस्था भी हो सकती है। तो इस प्रकार के जीव बोले जाते हैं प्राणी संभोजी और इस प्रकार का पोषण बोला जाएगा प्राणी संभोजी पोषण। एग्जाम्पल में आपका अमीबा, कुत्ता, बकरी, शेर, मानव। तो अमीबा आपका कुत्ता, बकरी, शेर, मानव आदि, ये क्या करते हैं? जो चाहे आपका ठोस हो या तरल हो, ये दोनों प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। तो ऐसे जीव क्या बोले जाएंगे? प्राण संभोजी जीव। और इस प्रकार का पोषण आपका बोला जाएगा प्राण संभोजी पोषण। नेक्स्ट है आपका परजीवी। अब प्राणी संभोजी से आप समझ रहे हैं शब्द से ही प्राणी संभोजी, तो इसमें आप जानते हैं कि कुत्ता, बकरी, शेर, मानव, ये दूसरे जीव के प्राण भी ले सकते हैं कि दूसरे को मारकर उसे हम भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। दूसरा आपका परजीवी। परजीवी या परपोषी हमने बताया था। तो वे जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहकर एवं इन्हें बिना मारे, वे जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित रह के
एवं इन्हें मारे बिना अपना भोजन प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। परजीवी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में लिखा है आपका फीताक्रम, अमरवेल, जोंक, खटमल इत्यादि। तो ऐसे जीव लिखा है कि जो दूसरे के ऊपर आश्रित रहकर लेकिन उन्हें मारे बिना, उन्हें मारते नहीं है, अब मारे बिना उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो ऐसे क्या जीव बोले जाएंगे? परजीवी। अब एग्जाम्पल में आपको दिया फीताक्रम, तो फीताक्रम आप सभी ने देखा नहीं होगा, लेकिन अमरवेल तो सभी ने देखी है कि दूसरे पौधे के ऊपर डालने पर वो क्या करता है कि उस पौधे को तो सुखा देता है, लेकिन खुद उसमें वृद्धि होती रहती है। और जो मुख्य एग्जाम्पल है आपका खटमल, खटमल जिसे हम अपनी भाषा में जुएं के नाम से जानते हैं, जुएं, तो वो क्या करता है कि हमारे सर में बना रहता है और खून चूसता रहता है और निरंतर उसमें वृद्धि होती रहती है, लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं लग पाता। जब ज्यादा वह खून चूसने की कोशिश करता है तभी हम पता कर सकते हैं, वैसे हमें पता नहीं लगता। तो ऐसे जीव क्या बोले जाते हैं? परजीवी। या जोंक, जोंक भी आप सभी ने देखी होगी। ये सभी क्या करते हैं कि दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो इस प्रकार के जीव क्या बोले जाते हैं? परजीवी। चलिए नेक्स्ट, अगला है आपका मृतोपजीवी। तो मृतोपजीवी देखिए कि वे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। वे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं मृतोपजीवी कहलाते हैं। ये जीव मृत जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल तत्वों में अपघटित कर पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे लिखा है कवक है, जीवाणु है, ईस्ट है इत्यादि। तो मृतोपजीवी परिभाषा से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि वे जीव जो मृत जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। अब मृत जीवों से एग्जाम्पल में आपको कवक बताया, कवक मीन्स काई। देखा है आपने दीवालों पर बारिश होने के पश्चात देखा है काई लग जाती है, तो ये क्या दीवार आपकी मृतोपजीवी है कि मृत है, तो वहां से क्या कवक अपना भोजन प्राप्त करता है। दूसरा आपका जीवाणु, तो देखा है बहुत सी डेड बॉडियों में आपने जीवाणु बैक्टीरिया उत्पन्न हुए देखे हैं छोटे छोटे से, तो वो क्या है कि वो डेड बॉडी जो मृत है उसमें तो अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। या ईस्ट जिसे हम फफूंदी जानते हैं, तो फफूंदी भी आपकी कैसी है? मृतोपजीवी है कि जहां पर फफूंदी लगी होगी आपकी वो कैसा होगा? डेड होगा, मृत होगा, वहां पर फफूंदी अपना भोजन बना लेती है। तो इस प्रकार के जीव क्या बोले जाएंगे? मृतोपजीवी। आप सपोषण तथा विषम पोषण में अंतर, ये आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है 2 नंबर में आने वाले आपके बोर्ड एग्जाम में, तो बढ़िया से इसे आप तैयार करना कि सपोषण और विषम पोषण में अंतर। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका कि यह हरे पादपों कामा कुछ जीवाणुओं एवं कुछ प्रोटिस्ट जंतुओं में ही पाया जाता है। चुने हुए जीवाणु तथा कुछ प्रोटिस्ट जंतुओं में पाया जाता है और हरे पादप। अब जो आपका विषम पोषी पोषण है यह केवल कवक और जंतुओं में ही पाया जाता है। विषम पोषी पोषण कवक और जंतुओं में। नेक्स्ट आपका अंतर देखिए 2 नंबर पे कि सौर ऊर्जा को ग्रहण करने हेतु हरित लवक आवश्यक है। जो आपको क्लोरोप्लास्ट बताया था हमने, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में पर्णहरित या जिसे आप क्लोरोफिल भी जानते हैं, तो सौर ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हरित लवक क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति अति आवश्यक है। अब विषम पोषी पोषण में देखिए इन्हें सौर ऊर्जा की आवश्यकता होती ही नहीं है, अतः हरित लवक
अनुपस्थित होता है। हरित लवक कैसा होता है? अनुपस्थित। इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें अब्सेंट होता है। अगला है पॉइंट आपका कि भोजन स्वनिर्मित कार्बन डाइऑक्साइड व जल की उपस्थिति में होता है। तो स्वपोषी पोषण आपको बताया था कि सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें भोजन प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषियों से प्राप्त किया जाता है। तो विषम पोषी पोषण हमने बताया कि स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं। अगला है देखिए, इसमें एग्जाम्पल है, सॉरी, पादप पेड़ पौधे, नील हरित जीवाणु इत्यादि। इसमें आपका विषम पोषी में अभी आपको बताया था कि मानव सहित सभी जंतु, शेर, कुत्ता, ये सभी कैसे हैं? विषम पोषी हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आज का, विभिन्न जीवों में पोषण। अब विभिन्न जीवों में पोषण, जंतुओं में भोजन तथा इसे ग्रहण कर इससे पोषण प्राप्त करने की विभिन्न विधियां पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की अपनी भारत में प्रजातियां पाई जाती हैं, उसी प्रकार पोषण की भी विभिन्न विधियां पाई जाती हैं कि कोई चोंच से, कोई मुख से, कोई त्वचा से, कोई हाथ से, किसी न किसी रूप में, मतलब जो पोषण प्राप्त करने की विधियां हैं वो विभिन्न विधियां हैं। तो इस कारण इसमें विभिन्न प्रकार के पाचन तंत्र पाए जाते हैं। जब विधियां विभिन्न है तो पाचन तंत्र भी विभिन्न होना लाजमी है। तो एक कोशिकीय जीव कोशिका की सतह एवं बहुकोशिकीय जीव जो पाचन तंत्र में पाचन द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। जो आपके एक कोशिकीय जीव है वो क्या लिखा है? कोशिका की सतह। तो कोशिका की सतह द्वारा, और जो बहुकोशिकीय जीव है उनमें एक स्पेशल पाचन तंत्र पाया जाता है। अब एक पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है अमीबा में पोषण। तो अमीबा जो है आपका वो एक कोशिकीय एवं सर्वाहारी। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय है एवं सर्वाहारी जीव है। इसमें भोजन के पाचन के लिए विशिष्ट संरचनाओं का अभाव होता है। जिस प्रकार मानव में मुख है, कैविटी है, ग्रास नली है, ग्रसनी है, आहार नाल है, ये सभी, लेकिन जो आपका अमीबा है एक कोशिकीय जीव है, सर्वाहारी है, इसमें विशिष्ट संरचनाओं का अभाव होता है। इसमें प्राणी संभोजी प्रकार का अंतःकोशिकीय पोषण पाया जाता है। किस प्रकार का? प्राणी संभोजी अंतःकोशिकीय पोषण पाया जाता है, जो कि अंगुलीनुमा प्रवर्धों स्टोपीडिया, अंगुलीनुमा जो प्रवर्ध होते हैं उंगली के रूप में, स्टोपीडिया या कूट पादाप द्वारा होता है। इसे आप चित्र के माध्यम से ज्यादा अच्छा समझेंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमीबा में पोषण किस प्रकार का, वो भी चित्र के साथ मिलेगा बढ़िया 3D में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक तो बनता ही है, दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।